नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में सरकार ने आज एक और वादा किया। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के बाइक वेंडर से ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली में जोमेटो, स्विगी, उबर जैसे जो बाइकर्स हैं उनके लिए एक लोक कल्याण बोर्ड बनाएंगे जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर सैकड़ों की तादाद में बाइकर्स फूड डिलीवरी करते हैं। साथ ही अब ऐसी सर्विसेज भी आ चुकी हैं जो बाइक के ज़रिए आपको ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इन सब को लेकर के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम इनके हित के लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे और उस बोर्ड के माध्यम से इन लोगों के इंश्योरेंस कराए जाएंगे, साथ ही इनके परिवार का भी हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा। उसी के ज़रिए आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक बड़ा वादा पूरा किया है। सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर मीटिंग के बाद इन सब से मिलने के बाद एक बोर्ड के गठन की घोषणा की है। आपको बता दें कि इस सब के लिए 10 करोड़ रुपए का सालाना फंड भी रिलीज़ कर दिया गया है। यानी सरकार की तरफ से जो इन बाइकर्स के लिए सुविधाएं हैं वो तय कर दी गई हैं। बहुत जल्द एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें इन तमाम डिलीवरी बॉयज़ के लिए मेडिकल सुविधा, साथ ही इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि ये सब इन सब की कंपनीज़ के साथ मिलकर के किया जाएगा। ये जो असंगठित वर्कर्स थे उनको संगठित करने के लिए सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। हज़ारों की तादाद में ऐसे यूथ हैं जो बाइक के ज़रिए फूड डिलीवरी करते हैं और जिनके पास दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, लेकिन सरकार ने अब इनकी सुविधा के लिए इस बोर्ड का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि इस बोर्ड के गठन के बाद दिल्ली एक ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जहां पर बाइकर्स के लिए इस तरह की सुविधा लागू की गई है। दिल्ली के अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे जोमेटो, स्विगी या और तमाम जो बाइकर्स डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके लिए कोई इस तरह का कल्याण बोर्ड बनाया गया हो। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पहलगाम टेरर के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था और भारत के इस हमले में कम से कम 100 दहशतगर्द मारे गए थे। इस मौके पर देश ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश में कथित अवैध मदरसों, मस्जिदों, दरगाहों और ईदगाहों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसको लेकर यूपी की योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। यूपी में पिछले 2 हफ्तों में करीब 600 से ज्यादा मदरसे, मस्जिदों और दरगाहों को ढाया जा चुका है। ज्यादातर अवैध मदरसे और मस्जिदें भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में बिना मान्यता के संचालित पाई जा रही हैं, जिन पर अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। श्रीबस्ती, सिद्धार्थनगर व पीलीभीत में शुक्रवार को 3 अवैध मस्जिद व 1 अवैध मदरसे को ध्वस्त कराया गया है। पीलीभीत में कुछ जगह अवैध पाई गई मस्जिदों को जब जिला प्रशासन का नोटिस गया तो लोगों ने खुद ही अवैध मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि अवैध मस्जिदों और मदरसों को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है जिसमें नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीबस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी व पीलीभीत में अब तक करीब 429 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इनमें 345 अवैध मदरसे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं अवैध मदरसों के माध्यम से ही सर्वाधिक भूमि को कब्जाया गया था। इसके अलावा अवैध 41 मस्जिद व 43 मजार चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। अभियान के तहत 139 मदरसे सील किए जा चुके हैं, जबकि 89 अवैध मदरसे, मस्जिद, मजार व ईदगाहों को ध्वस्त कराया जा चुका है। श्रीबस्ती में सर्वाधिक 110 अवैध मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कई मामलों में नोटिस जारी कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण व बिना मान्यता के संचालित मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और शासन स्तर से अभियान की नियमित मॉनिटरिंग भी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज, पीलीभीत। मैं सुनील कुमार, कानपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो कि आपको बता दें कि कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही 3 वर्षीय बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि ये कल रात्रि का मामला है। वहीं पर जब अपने ही 3 वर्ष बेटे की
गले में ताबीज बंधी थी, उसी ताबीज के धागे से गला कसकर मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद छत पर सोए ससुर के पास लिटा दिया। इसके बाद पति खेतों से वापस आया तो अपने बेटे को पूछने लगा, तो तब पत्नी ने बताया कि बेटा जो है ससुर साहब के पास लेटा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जब ससुर ने नाती की चहल पहल ना सुनी तो हल्ला मचा दिया क्षेत्र में और ग्रामीणों में, और घर में कोहराम मच गया। इसके बाद कोहराम मचते ही डॉक्टर के पास ले गए और वहां पे डॉक्टरों ने नाती को मृत घोषित कर दिया। पति घर पर पहुंचा तो पत्नी से पूरी जानकारी की और तब पत्नी ने बताया कि अपने ही प्रेमी से के चलते अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। आपको सीधे सीधे बता दें कि ये एक मामला पिछले 2 महीने पहले का ये मामला है कि महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी थी। वहीं पति की शिकायत पर महिला और प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों परिवारों के बीच समझौता होने के बाद घर पर रह रही थी। उसी प्रेमी के चक्कर में आज अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये है कि प्रेमी के रणनीति के तहर पर महिला ने अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। प्रेमी अभी मौके से हुआ फरार। पुलिस प्रेमी की कर रही है तलाश। अब देखने वाली बात यह है कि कानपुर पुलिस किस तरीके से प्रेमी को गिरफ्तार करती है और किस तरीके से 3 वर्ष बच्चे को न्याय मिल पाता है, क्योंकि ये एक कलयुगी की बात की जाए तो कलयुगी मां ने अपने 3 वर्ष बच्चे की हत्या कर दी एक प्रेमी के मामले में, क्योंकि प्रेम प्रसंग इस तरीके से छाया कि अपने ही बेटे को हत्या करने पर मजबूर कर दिया एक प्रेमी के जाल में फंसकर। अब प्रेमी की कानपुर पुलिस तलाश कर रही है। वीडियो लिस्ट अशोक काला के साथ सुनील कुमार, JK24 न्यूज, कानपुर। सिटी रिपोर्टर मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीतिक में काफ़ी हलचल मची हुई है। अभी मैं बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर के टीम में जो है RCP सिंह को जाने से प्रशांत किशोर की टीम जो है जनसुराज पार्टी काफ़ी मजबूत हो रही है। जैसे ही प्रशांत किशोर के टीम में जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने इस्तीफा देकर अपना स्वयं का पार्टी बनाया था आशा, और उस पार्टी को जो है जनसुराज में विलय कर लिया। उनको विलय होने से प्रशांत किशोर की टीम जनसुराज पार्टी मजबूत की ओर बढ़ रही है। इसी कड़ी में जो है जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने RCP सिंह पर जो है बयान दिया है। उन्होंने RCP सिंह को जो है बिसाला बिच्छू कहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग इतना नहीं जानते थे कि RCP सिंह यह करेंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत किया है। कहीं ना कहीं जो है प्रशांत किशोर को अगर देखा जाए तो जो बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, उनका जो पैतृक गांव कल्याण बिघा है, वहां जा रहे थे कल, लेकिन वहां पर जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है प्रशांत किशोर जी को रोक दिया गया। लेकिन इससे पहले भी मैं बात करूं दरभंगा में राहुल गांधी जी आए हुए थे। राहुल गांधी का भी प्रोग्राम था, वहां पर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है रोक दिया गया था, जिससे जो है जो विपक्ष के तमाम जो भी घटक है, छोटे मोटे दल है, उन्होंने ये भी कहा है कि शायद जो है लगता है कि विपक्ष के जो बढ़ते कदम से जो है NDA सरकार घबरा गई है और वो जो है अपनी नाकाबी छुपा रही है। जिसको अपनी नाकाबी छुपाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है नेताओं को जो है रोक रहे हैं, जनसंपर्क अभियान नहीं करने दे रहे हैं। मैं बात करूं बिहार के जो है मोदीनगर जो समस्तीपुर में है, तेजस्वी प्रसाद यादव आए हुए थे। जो पूर्व मंत्री रामचंद्र प्रसाद है, उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने वहां पर कहा कि देखिए जो सरकार जो है लगातार 20 वर्षों से है, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना हुआ कि जदयू और बीजेपी का सरकार है बिहार में, तो उनसे सवाल तो उनसे पूछा जाए, लेकिन वो उल्टे सवाल हमसे पूछते हैं। अगर बिहार में 20 सालों से अगर जो बदहाली स्थिति बिहार को किया है, बिहार को प्लान नहीं रुका है, बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, बिहार के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बिहार में उद्योग नहीं लगा है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका सबसे बड़ा जो है दोषी जो है नीतीश कुमार जी है। तो सवाल पूछते हैं विपक्ष से, जबकि जो
जो सत्ता में है उनको जो है काम करने का जरूरत था, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में अगर देखा जाए तो समय जो जो राजनीतिक नजदीक आ रही है तो जो है उठापटक जारी है। पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे पर जो है कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। बता दें कि प्रदेश सरकार आवास को लेकर एक सख्त हिदायत देते हुए कार्य को आगे बढ़ाना चाह रही है। प्रदेश सरकार चाह रही है कि उनकी जो टारगेट है, उनकी जो समय सीमा है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का कार्य पूर्ण हो। इस हेतु प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर सहित आला अधिकारियों को निर्देश जारी कर इस कार्य की प्रगति के लिए निर्देशित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टरों के द्वारा जिला स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर पर सभी आला अधिकारी संबंधित कर्मचारियों की मीटिंग लेकर हिदायत देते हुए कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो अपूर्ण कार्य है उसे पूर्ण करें, जो अप्रारंभ है आवास उसे प्रारंभ करवाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले कुछ दिन पहले कई सचिवों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तर के रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच, उनके द्वारा भी संबंधित जो ग्राम पंचायत के गांव हैं वहां निकलकर सभी जो हितग्राही हैं उनको समझाया जा रहा है कि जो कार्य अप्रारंभ है उसे शीघ्र प्रारंभ करें और जो कार्य प्रगति पर है, अपूर्ण है, उसे जल्द ही पूरा करें। सरकार और प्रशासन चाह रही है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका कार्य सुचारू रूप से, सही रूप से, समय पर पूर्ण हो। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार और प्रशासन अपने लक्ष्य और उद्देश्य के हिसाब से इस योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसे पूरा करने में कब तक सफल होती है। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा में जहां बीते दिनों 3 ऐसे पाकिस्तानी जासूसों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था, वहीं अब एक व्यक्ति को जो है पुलिस की ओर से हरियाणा के ताबड़ू ज़िले से जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम तारीफ बताया जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले भी मेवात ज़िले के एक क्षेत्र से, फिरोजपुर झिरका के गांव से एक युवक को, अरबान को गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं अब पुलिस ने एक और आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस का कहना है कि उसके जो जानकारी मिली उसमें कहा जा रहा है कि तारीफ भी इसी तरह से पाकिस्तानी जासूसों के लिए मदद करने का काम करता था और वो भी पाकिस्तान जा चुका था और पाकिस्तान कमिश्नर से उसके जो है संपर्क थे। उसके अलावा उसका एक फ़ोन भी है जो कि जब्त कर लिया गया है और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस ने उसको रिमांड पर लेने का काम किया है। तो वहीं अब तक हरियाणा में जहां बीते दिनों 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो वहीं अब एक और व्यक्ति जो है जिसको जो है तारीफ नाम जिसका बताया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में लगातार जो खुफिया तंत्र है और जो पुलिस की टीम है वो इस तरह के लोगों को धरपकड़ करने का काम कर रहे हैं जिनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, या कहें कि जो पाकिस्तान को भारत की जानकारी उपलब्ध कराने का काम कर रहा था। ऐसे में अब तक करीब 7 लोगों की गिरफ्तारी देश के अलग अलग जगह से की गई है, जिसमें जो है 3 पाकिस्तान से और 3 जो है पंजाब से, तो वहीं 4 हरियाणा से अब तक जो है गिरफ्तार किए जा सके हैं। हालांकि अब तक करीब 5 दिन की रिमांड पिछले 6 आरोपियों की जो है मांगी गई थी, जिसमें और अधिक पूछताछ पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से की जा रही थी। लेकिन अब एक और आरोपी की गिरफ्तार की गई है, जिससे भी आगे की पूछताछ की जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से परतें खुलेंगी और भी लोग इसमें जो है पुलिस के काबू में आ सकते हैं। तो वहीं अब सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन की ओर से इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तान को भारत की जानकारी प्रोवाइड करने का काम करते थे, उन पर नकेल कसने और उनको जो है गिरफ्तारी करने के बाद पूछताछ के लिए लगातार जो है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24 न्यूज़, फरीदाबाद।
राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत में इस समय जो मौसम का हाल है वो अजीबोगरीब बना हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिन से जैसे ही सुबह होती है तो तेज धूप आसमान में खिलती है, जिसके बाद जैसे ही दिन आगे बढ़ता है तो तीखी धूप लोगों के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से लोगों के पसीने छूटते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद शाम होती है तो शाम के समय तेज हवाएं चलने लग जाती है, जिसके साथ आंधी भी चलती है और बादलों की आवाजाही होती है और हल्की हल्की बारिश होती है, जिससे फिर जो तापमान है वो थोड़ा कम हो जाता है। और ऐसा ही सिलसिला लगातार 2-3 दिन से जारी है। और आज सोमवार की बात करें तो आज सोमवार को भी यही चीज जो है होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आप अभी भी ऊपर आसमान में मेरे पीछे देख सकते हैं कि तेज तीखी धूप इस वक्त आसमान में खिली हुई है, जो लोगों के ऊपर सीधा पड़ रही है और ये तेज तीखी धूप लोगों के पसीने छुड़ाती हुई दिखाई दे रही है। और हम अधिकतम तापमान की बात करें दिल्ली का, तो कल रविवार को जो अधिकतम तापमान है वो तकरीबन 41.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं अगर हम आज के तापमान की बात करें तो आज भी जो है वो अधिकतम तापमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिल्ली के लिए जारी किया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर भी जो गर्मी बढ़ रही थी वो अब कम होगी। और हो सकता है कि उसी के असर के चलते अब उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अगले 6 दिन तक जो है वो बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इसी को लेकर और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें यह भी कहा है कि दिन के समय लोगों को तेज तीखी धूप का सामना करना पड़ सकता है और शाम के समय जो आंधी भरी हवाएं हैं वो चल सकती हैं, जिसकी गति जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो सकती है। कुल मिला के अभी भी आने वाले 6 से 7 दिन तक जो है वो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम में जो है वो मिला जुला मिजाज देखने को मिल सकता है, जहां दिन के समय तेज तीखी धूप खिलेगी और वहीं शाम होते होते हल्की बूंदाबांदी भी लोगों को थोड़ी राहत पहुंचा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराजगढ़, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की कि अब कहीं ना कहीं 3000 मलिन बस्ती वाले घर ऐसे हैं कि जिन पर तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आपको बताते चले कि राजधानी देहरादून के अंदर अल्टीमेटेड रोड बनाने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है और सरकार की तरफ से कहना है कि जो विकास कार्य हैं वो लगातार उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जो एलिवेटेड रोड बनना है उसको देखते हुए जो मलिन बस्तियाँ हैं उनको चिन्हित किया गया है और मलिन बस्तियों पर लाल निशान भी लगा दिए गए हैं। लगभग 3000 परिवार ऐसे हैं कि जिन पर कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि उनके घरों को तोड़ने के बाद एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार जो वहाँ पर बसे हुए लोग हैं उनके लिए कुछ इंतजाम करती है या नहीं। लेकिन अभी देखा जाए कि कहीं ना कहीं दहशत में वो लोग जी रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदेशा है कि सरकार उनके घरों को तोड़ेगी और वो सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार क्या उनके लिए कोई इंतजाम करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जो 3000 परिवार ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं दहशत में जी रहे हैं। वहीं देखिएगा कि लगातार विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि जब विकास कार्य होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी झेलना पड़ता है और वो नुकसान कहीं ना कहीं उन मलिन बस्ती वालों को अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा तो लाजमी है कि जो मलिन बस्ती वाले लोग हैं उनके घरों को जरूर तोड़ा जाएगा। तो इससे कहा जा सकता है कि जो 3000 घर जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं खुली छत के नीचे सोने को मजबूर हो सकते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराजगढ़, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
लेकिन इस भ्रष्टाचार को रोकने की कवायद भी सरकार बेहद मजबूती से करती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड में देहरादून सेक्टर स्थित विजिलेंस डिपार्टमेंट लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों पे कड़ी कार्रवाई कर रही है। ताज़ा मामले में रुड़की के अपर तहसीलदार के पेशकार को 10,000 की रिश्वत लेते हुए देहरादून सेक्टर के विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अपर तहसीलदार रुड़की के पेशकार रोहित को आज विजिलेंस ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस विभाग ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने विभाग के टोल फ्री नंबर 1064 पे शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि उसकी बहन का एक ज़मीन का वाद अपर तहसीलदार के न्यायालय में चल रहा है, जिसमें मार्च में माननीय न्यायालय ने एक तरफा आदेश कर दिया था। इस पर सुनवाई के लिए एक रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र उनकी बहन द्वारा दिया गया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उनके पेशकार द्वारा वादी से शिकायतकर्ता से संपर्क करके 25,000 रुपये की डिमांड की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 1064 पे इसकी शिकायत डाली और कहा कि वो रिश्वत नहीं देना चाहता है और ऐसे भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई कराना चाहता है। विभाग ने अपना ट्रैप बिछाया और उस ट्रैप के तहत आज रुड़की में पेशकार रोहित को अरेस्ट कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। वहाँ पे विधिक कार्रवाई करके विभाग उसको लेकर के देहरादून के लिए रवाना हो गई। विभाग ने लोगों से अपील की है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आम जनता लगातार जागरूक हो और विभाग की मदद करे, शिकायत करे और विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। विभाग ने कहा है कि 1064 एक प्रभावी नंबर है, जिस पे आप किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की जानकारी दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार पे कड़ा रुख अपनाया है और विगत 3 सालों में 150 से अधिक गिरफ्तारियां भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई हैं और ये अभियान लगातार जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि लगातार विजिलेंस डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद भी क्या ऐसे दबंग और भ्रष्ट लोगों का मनोबल टूटता है या नहीं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। करवट के दौरान उत्तर प्रदेश में पूर्वी पट्टी और राजधानी लखनऊ में लगातार तेज़ धूप और लू के अल्टीमेट अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले कई दिनों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट है। शाम को ऑरेंज अलर्ट के नाम से इसे घोषित किया गया है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में तापमान जो है वो लगभग 40 से 42 डिग्री तक जा रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग की संयुक्त टीम की तरफ से कहा गया है कि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यदि अति आवश्यक कार्य ना हो तो घरों के बाहर निकलना अवॉइड करें। इसके साथ साथ प्रदेश में लगातार नगर निगम की ओर से कूलिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जिससे आम राहगीरों को मदद मिले। शील्ड शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जो लाल बत्ती पर रेड लाइट पर जब सिग्नल पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके ऊपर टीन शेड होना चाहिए, जिससे कि उसको सीधी धूप ना लगे। साथ ही साथ लखनऊ नगर निगम को भी यह निर्देशित किया गया है कि आप कूलिंग जोन बनाएं। कूलिंग जोन में कूलर की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, लेटने की व्यवस्था के साथ साथ ठंडे पानी और WHO ORS के घोल को दिया जाए। इसके साथ साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने अब इन सभी इंतज़ाम करने शुरू कर दिए हैं। खासकर दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है और मौसम विभाग ने अपना अल्टीमेटम दिया है कि आने वाला जो दिन है, आने वाला समय जो है वो और अधिक गर्म हो सकता है। ऐसे में यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर निकलना अवॉइड करें। इसके साथ साथ प्रचंड गर्मी आने वाले समय में प्रचंड और होगी। टेम्परेचर 42 के पार जा सकता है और ऐसी स्थिति में तमाम इंतज़ाम जो हैं वो राजधानी में किए जा रहे हैं। लखनऊ नगर निगम की ओर से नगर निगम मुख्यालय में एवं सभी जोनों में कूलिंग जोन बनाए गए हैं। कूलिंग जोन में आम जनमानस के लिए बैठने की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था और ठंडे पानी की व्यवस्था के साथ साथ ORS घोल की व्यवस्था भी की जा रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर CJI भूषण गवई ने जताई नाराजगी। कहा, संवैधानिक संस्थाओं के बीच होना चाहिए सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं इरशाद अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर जो खास तौर से चर्चा में बनी हुई है, जहां देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने एक सार्वजनिक मंच से प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक मौके पर CJI गवई ने प्रोटोकॉल का पालन न करने पर महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने इसमें कहा है कि जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख, इस मामले में देश का मुख्य न्यायाधीश, पहली बार जब राज्य के दौरे पर आता है तो राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की गैर हाजिरी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई नया प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक संस्था से दूसरी संवैधानिक संस्था के प्रति सम्मान का मामला है। CJI गवई ने यह भी कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सम्मान है और इन सब को एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई काफी भावुक भी हो गए। उन्होंने अपने संघर्षों और अपने पिता के अधूरे सपनों के बारे में भावुक शब्दों में जिक्र किया। गवई ने बताया है कि वे अमरावती के महानगर पालिका स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर आज देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। आज जो कुछ भी हूँ, खास अपने माता पिता और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की वजह से हूँ। मेरे पिता वकील बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन सके, उनका सपना मैंने पूरा किया। CJI गवई ने यह भी कहा कि अब भी कई संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति से कोई न्यायाधीश नहीं है, जो एक चिंता का विषय है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कई जनहित से जुड़े निर्णयों का भी उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का ये बयान न सिर्फ एक संवैधानिक चेतावनी है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि शीर्ष पदों पर बैठा हर व्यक्ति संविधान की मर्यादा और सम्मान के प्रति कितना सजग है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस नाराजगी पर क्या प्रतिक्रिया देती है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, अमरावती।